हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट का वीडियो अपलोड किया था, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, कई सारे बच्चों के फोन कॉल्स भी आए। ये जो वीडियो सर आप बना रहे हैं उससे हमें काफी फायदा मिल सकता है। काफी इजी लैंग्वेज आप यूज करने के कारण हमें आसानी से समझ में आ रहा है, ऐसे कई सारे बच्चों का कहना था। कई सारे बच्चों ने कमेंट्स भी दिए हैं, काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, वो कौन सी है कि बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देखना, इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के बाद आंसर में एक्जैक्टली कौन से पॉइंट्स दिए हैं वो आपको अच्छे से मदद करना है, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यहां बच्चे जो है वो डेटा बचाने के चक्कर में सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें आपका नुकसान होगा। मैक्सिमम बच्चे जो है 1.5 GB डेटा डेली यूज करते ही है, उसमें से ज्यादातर डेटा हो सकता है व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में खर्च होता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देना है, व्हाट्सएप फेसबुक को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर यूज है डेटा का वो पढ़ाई के लिए ही होना चाहिए। तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, ए गैस एक्सपैंड्स इन ए वेल इंसुलेटेड container against constant pressure of 2.5 bar from 2.5 liter to 4.5 liter. Change in internal energy of gas will be. अब यहाँ आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ वेल इंसुलेटेड कंटेनर दिया है। वेल इंसुलेटेड कंटेनर में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, देयरफॉर Q का वैल्यू कितना रहेगा? 0। देन W हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां क्या दिया है? इनिशियल वॉल्यूम 2.5, फाइनल वॉल्यूम इज गिवन हियर, प्रेशर इज गिवन हियर। तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? -P इंटू V2 माइनस V1। यहां आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -P एक्सटर्नल कितना? 2.5 इंटू V2 4.5 माइनस 2.5। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 2 रहेगा, 2.5 इंटू 2 माइनस 5। यूनिट कौन सा रहेगा? तो यहां प्रेशर इज गिवन इन बार एंड वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर। लेकिन ऑप्शंस में यूनिट आपको जूल दिख रहा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर बार इक्वल्स 100 जूल एंड देयरफॉर आंसर रहेगा -500 जूल। सो आप लिखोगे -500 जूल ए। सेकेंड एमसीक्यू, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U इज ट्रू। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी चेंज होता, डेल्टा U मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज रहेगा। अब दोनों के बीच में रिलेशन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस रिलेशन पे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, ये फॉर्मूला आप अच्छे से मदद कर लोगे। डेल्टा N सबसे पहले फाइंड आउट करना, इसका फॉर्मूला है NPG माइनस NRG। NPG मीन्स होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, NRG नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब देखो 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां डेल्टा N का वैल्यू 0 मिलेगा? क्यों 0 चाहिए? क्योंकि जब डेल्टा N 0 रहेगा वही डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U रहेगा, अच्छे से याद रखना। तो 4 में से एक ऑप्शन आपको दिख रहा जहां ऑप्शन सी है, यहां दिया है बेटा 2 गैसियस स्टेट -1 प्लस 1 इक्वल्स 0। डेल्टा N फाइंड आउट करते समय सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स को ही कंसीडर करना, सॉलिड और लिक्विड को हम निग्लेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता। डेल्टा N 0 मिल गया, देयरफॉर डेल्टा H इक्वल्स क्या रहेगा? डेल्टा U। तो आपका आंसर रहेगा C H2G प्लस I2G gives to HIG. MCQ number 3, the correct thermodynamic condition for spontaneous reaction at all temperature is. 4 options are given here. अब यहाँ कौन सा कंडीशन आप यूज करोगे? डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
रिएक्शन कैसा चाहिए? स्पॉन्टेनियस। रिमेंबर वेल, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एच का साइन भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो। जो कहां दिया है लेस देन जीरो? इन ऑप्शन ए एंड सी एंड डी, तीन ऑप्शन में आपको दिख रहा। तो ये नेगेटिव हो गया माइनस टी, और डेल्टा एस का साइन क्या होना चाहिए? माइनस या प्लस। तो यहाँ इट शुड बी पॉजिटिव, ताकि माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो माइनस माइनस टी। अब टेम्परेचर आप कोई भी ले लो, आइदर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे डेल्टा जी का साइन नेगेटिव ही मिलेगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब डेल्टा एस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो होता। तो कहां पे दिख रहा? देखिए ओनली ऑप्शन ए। इसे आंसर लिखते समय ए लिखोगे, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस? फोर ऑप्शंस आर हियर। एंट्रोपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस और डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी रहता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहां डिसऑर्डर ज्यादा रहेगा? तो रिमेंबर वेल, गैसियस स्टेट में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी सबसे कम। ठीक है, तो अब देखो यहां कैसे पता चलेगा हमें कि कहां अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो जरा, तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब लिक्विड का सॉलिड में रूपांतर हुआ, सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम रहता, लिक्विड में ज्यादा रहता, इसलिए बेटा इस केस में ही एंट्रोपी कम हो गया। देयरफॉर आंसर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब हम एक मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन स्टेटमेंट नो वर्क इज डन। फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। आंसर कैसे लिखना? वैक्यूम मीन्स व्हाट? वैक्यूम मीन्स नो एयर। जब एयर ही नहीं रहेगी तो एयर का प्रेशर कितना रहेगा? जीरो। एयर का प्रेशर जीरो रहेगा मतलब यहां अपोजिंग फोर्स जो रहेगा वो जीरो रहेगा, इसलिए आप लिखोगे इन वैक्यूम। P एक्सटर्नल इक्वल्स जीरो। उसके बाद बेटा फॉर्मूला लिखोगे वर्क डन इन एक्सपेंशन का माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी, इसमें वैल्यू रखोगे माइनस जीरो इंटू डेल्टा भी इक्वल्स जीरो। हाफ मार्क इस कंडीशन पे रहेगा, हाफ मार्क ये वैल्यू पुटअप करने के लिए फॉर्मूला पे रह सकता है। इस प्रकार से एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को ही बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है, व्हिच इज जनरल यूज्ड इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। अब बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको अच्छे से मगअप करके रखना है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक a particular covalent bond in 1 mole of gaseous substance is known as bond enthalpy। इस प्रकार से डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखते समय बच्चे गलती कहां करते हैं? 1 मोल लिखना भूल जाते हैं। 1 मोल नहीं लिखा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंट्रोपी। डेफिनेशन लिखना है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं लिखोगे। कैसे लिखना डेफिनेशन? द मेजर ऑफ randomness or disorder of a system is known as entropy। इसी प्रकार से याद करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। रैंडमनेस इंपॉर्टेंट वर्ड, और डिसऑर्डर, दो में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो।
Fourth MCQ. 6.24 gram ethanol is vaporized by supplying 5.89 kilojoule of heat. What will be delta H vaporization? मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन ऑफ इथेनॉल आपको फाइंड आउट करना है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid changes to vapor at the constant temperature and pressure is known as enthalpy of vaporization. इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, 6.24 मास रहेगा, मोलर मास इज 46, तो ये मिलेगा आपको 0.1357। ये आप सॉल्व कर लोगे यूजिंग लॉग टेबल। उसके बाद हमें निकालना है इतना मोल हमें मिल गया, तो 0.1357 मोल इक्वल्स कितना एनर्जी लग रहा है, 5.89 किलो जूल। तो अगर हम एक मोल यूज करेंगे तो कितना लगेगा, 5.89 अपॉन 0.1357। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट हियर 43.4 किलो जूल पर मोल। तो अब डायरेक्टली आंसर आप यहां लिखोगे 43.4 किलो जूल पर मोल। यूनिट के साथ आंसर लिखना है। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। 4 प्रॉपर्टीज आर गिवन ओवर हियर। 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव किसे कहना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड रहता। इंटेंसिव का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 5 ग्राम कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, समझो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और वही सब्सटेंस अगर हम 10 ग्राम लेंगे तो टेम्परेचर डबल होगा क्या? नहीं, उतना ही टेम्परेचर रहेगा। मतलब अमाउंट तो बढ़ गया, मास तो बढ़ गया, ठीक है ना, अमाउंट बढ़ गया, फिर भी टेम्परेचर फिक्स्ड है, बदला क्या? नहीं। इसलिए हम कहेंगे टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड देयरफॉर इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड, मास। अब देखो, समझो अमाउंट इतना ही हमने लिया तो हमें कुछ ना कुछ मास मिलेगा सब्सटेंस का, जो भी होगा। फिर हम अमाउंट बढ़ाते हैं सब्सटेंस का, इतना अमाउंट लिया तो मास बढ़ेगा या कम होगा? मास बढ़ेगा। तो जैसे अमाउंट बढ़ गया वैसे मास भी बढ़ गया, देयरफॉर मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड रहेगा, देयरफॉर इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या रहेगा, हाउ टू डिसाइड। एक सब्सटेंस हम लेते हैं, समझो 1 ग्राम सब्सटेंस हमने लिया, उसकी डेंसिटी है 0.20 ग्राम पर cm3। ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर बेटा वही सब्सटेंस का हमने 0.5 ग्राम लिया, अब अमाउंट तो आधा हो गया, तो डेंसिटी भी आधी होगी क्या? नहीं, डेंसिटी रिमेन सेम, 0.20 ग्राम पर cm3। Means density does not depend on amount of substance, therefore called intensive property. Then melting point. Melting point किसी भी substance का किस पे डिपेंड रहता? It depends on strength of attractive forces. अमाउंट पे डिपेंड नहीं रहेगा, डिपेंड नहीं है अमाउंट पे, इसलिए ये भी क्या रहेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाफ 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 हाफ, यहां डेफिनेशन इंटेंसिव या एक्सटेंसिव की लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। 2 मार्क का डिफरेंस आपको लिखना है। सबसे पहले आइसोथर्मल में हम क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉइल होता? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता कि 100 से ज्यादा हो जाता? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, 100 डिग्री सेल्सियस ही कांस्टेंट रहता ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर बॉइल होते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है,
इसलिए इसे कहना आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहां, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स सेम। अब यहां अगर टेम्परेचर सेम है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम क्या होगा, चेंजेस। अपोजिट ही लिखना है, लॉजिकली चलना डिफरेंस में ऑलवेज। सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा, अब यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर का फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, इंटरनल एनर्जी। याद रखना, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए सेकंड पॉइंट यहां लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां क्या रहेगा, अब सेकंड पॉइंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उल्टा मतलब क्या होगा, चेंजेस। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे लिखोगे, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते जाएंगे तो भी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी सिस्टम से मतलब वाटर से निकलकर कहां चली जाती है, सराउंडिंग में। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी जा सकती है या जाती है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी जा रही, इसलिए हम यहां लिखेंगे हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल और हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। यहां अब क्या होगा, यहां हीट एक्सचेंज हो रहा तो यहां हीट एक्सचेंज होगा क्या, नहीं, हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। एकदम आसान सा डिफरेंस है ये, कई बार पूछा गया है 2 मार्क के लिए, कई सारे बच्चों ने भी सही आंसर्स लिखे इसके पहले बोर्ड एग्जाम में। तो देखो यहां हीट एक्सचेंज होता है, यहां हीट एक्सचेंज नहीं होता। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का एक एग्जांपल बता ही देता हूं, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में जब आप रिएक्शन कैरी आउट करोगे तो वहां किसी प्रकार की हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नंबर 4, अब यहां हीट एक्सचेंज पॉसिबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सिस्टम is thermally not isolated। लेकिन यहां हीट एक्सचेंज होता है क्या, नहीं, इसलिए कहना सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड। ऐसे 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखोगे। डिफरेंस लिखते समय एग्जाम्पल बिल्कुल ही मत लिखना, एग्जाम्पल पे मार्क्स नहीं लगते। Next question, 1 mole of ideal gas is compressed from 500 cm cube against a constant external pressure of 1.2 into 10 to the power 5 Pascal. The work involved in the process is given 36 Joule. Calculate final volume. अब यहाँ exactly कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो यहाँ क्या दिया है पहले वो देखिएगा। वॉल्यूम इज गिवन, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, देन प्रेशर इज आल्सो गिवन, वर्क भी दिया है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ फॉर्मूला एग्जैक्टली कौन सा रहेगा। तो W इक्वल्स माइनस पी एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला यूज करना है। W कितना दिया है, 36 जूल, इसलिए 36 यहां लिखोगे। अब यहां W का साइन प्रॉपरली यूज करना जरूरी है। अब यहां गैस का क्या हो रहा है, देखिए बेटा, कंप्रेस्ड इज मेंशन हियर। जब गैस का कंप्रेशन होता है उस समय W का साइन पॉजिटिव रहता और एक्सपेंशन जब होता है W का साइन नेगेटिव रहेगा। तो यहां कंप्रेस्ड लिखा होने के कारण प्लस 36 यूज करना, अगर एक्सपैंडेड रहता तो आपको माइनस 36 लिखना पड़ता। P एक्सटर्नल कितना दिया है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 डिटरमाइन करोगे, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो 36 अपॉन माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। यूनिट कौन सा रहेगा यहाँ पे देखिए जरा,
तो W का यूनिट जूल है, देन प्रेशर का यूनिट बार है, सॉरी प्रेशर का यूनिट पास्कल है, वर्क डन और प्रेशर दोनों का यूनिट ऐसा यूज किया है, इसलिए यहां जो वॉल्यूम रहेगा उसका भी ऐसा यूनिट मिलेगा। अब ऐसा यूनिट कौन सा रहता वॉल्यूम का? लीटर, डीएम क्यूब नहीं, मीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद बेटा यहां हम क्या करेंगे, हमें जो वॉल्यूम दिया है वो किस में दिया है? क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसलिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सो V2 माइनस 500 इक्वल्स माइनस 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर? कन्वर्जन फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3 मीन्स यू विल गेट हियर 30 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 6। minus 5 plus 6 means 1 होता है, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें मिलेगा। सो V2 माइनस 500, सो V2 इक्वल्स मिलेगा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किससे रहेगा? आधा मार्क यहाँ पे रहेगा, वैल्यू पुट करना हाफ मार्क रहेगा। उसके बाद ये फाइनल आंसर 200 हाफ मार्क, यूनिट हाफ मार्क। क्वेश्चन नंबर 8, calculate maximum work when 24 gram O2 is expanded isothermally and reversibly from 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin। 2 मार्क का प्रॉब्लम है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, कौन सा? तो यहाँ रिवर्सिबली मेंशन, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क कैसे निकाला जाता? बाय यूजिंग फॉर्मूला W max equals minus 2.303 nRT log P1 by P2। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे क्योंकि यहाँ 2 प्रेशर्स आपको दिए हैं। सबसे पहले n आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है? 24 दिया, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, 16 2 मिलेगा यहाँ 0.75। सो माइनस 2.303 इंटू 0.75 इंटू आर का वैल्यू आप कौन सा लोगे? जनरली आर का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन यहां नहीं दिया है, हम इसलिए यूज करेंगे 8.314 जहां यूनिट रहता है जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन, लॉग ऑफ P1 है कितना बेटा? इनिशियल प्रेशर 1.6 अपॉन 1 टू द बेस 10। इसको आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, यू विल गेट द वैल्यू 873.4। यूनिट लिखना जरूरी है, जूल। 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हाफ मार्क यहाँ n की वैल्यू डिटरमाइन करने पे रहेगा, हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क आंसर डिटरमाइन करना, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, हाफ मार्क यूनिट जूल। Number 9, calculate work done in oxidation of 4 moles of SO2 at 25 degrees Celsius if 2SO2 plus O2 gives 2SO3। रिएक्शन यहाँ पे दिया है, state whether work is done on or by the system। ऐसे 2 मार्क का प्रॉब्लम है, आंसर कैसे लिखोगे? अब यहाँ देखिए बेटा, रिएक्शन आपको दिया है, लेकिन रिएक्शन में कितना मोल SO2 का यूज किया है? 2 मोल्स यूज किया। हमें कितने मोल के लिए पूछा है? 4 मोल्स के लिए, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर 4 मोल्स ऑफ SO2 रिएक्शन लिखेंगे। कैसे? तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको 4 मिलेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहां रहेगा 4SO2G प्लस यहां रहेगा 2O2G, यहां मिलेगा 4SO3G। इस प्रकार से आप सबसे पहले रिएक्शन को लिखोगे, उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे क्या? तो देखो, पहले ये डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ केमिकल रिएक्शन दिया है, केमिकल रिएक्शन में वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स्ड है, W इक्वल्स माइनस डेल्टा एन आर टी। माइनस डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या रहेगा? NPG माइनस NRG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यहाँ सॉलिड लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। गैसियस प्रोडक्ट कौन सा है? देखिए SO3G 4 मोल्स है, माइनस यहाँ कितना रहेगा? 4 + 2, तो मिलेगा कितना? -2, इसलिए -2। आर का वैल्यू यूज करोगे 8.314। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में ही यूज करना पड़ेगा।
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते समय 273 ऐड करोगे, मिलेगा आपको 298. सो दैट यू विल गेट द आंसर हियर 4955 जूल. लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना. अब W का साइन पॉजिटिव मिल गया, फिर हमें क्या पूछा है, स्टेट वेदर वर्क इज डन. वर्क कौन करेगा, जब W पॉजिटिव रहता है तो यहां आपको लिखना पड़ेगा सिंस W इज पॉजिटिव, वर्क कौन करता, वर्क इज डन बाय. बता पाओगे वर्क कौन करेगा, सिस्टम या सराउंडिंग. W पॉजिटिव है, याद करो. तो बेटा देखो, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग on system. अब 2 मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, तो यहां देखिए डेल्टा एम का वैल्यू निकालना हाफ मार्क रह सकता है, W फॉर्मूला हाफ मार्क रहेगा, देन ये वाला वैल्यू जो आपने डिटरमाइन किया हाफ मार्क किस पर रहेगा, और लास्ट स्टेटमेंट हाफ मार्क. क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. सिर्फ डेफिनेशन आपको लिखना है. एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, कार्बन in the form of graphite combines with hydrogen in gaseous state to form CH4 in gaseous state. Delta HF naught equals -78.4 किलोजूल पर मोल. इस इक्वेशन से पता चल रहा कि रिएक्शन में CH4 बन गया. कितना मोल बना, 1 मोल. कौन से स्टेट में बना, गैसियस स्टेट में, जो कि उसका स्टैंडर्ड स्टेट है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, गैसियस स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में है. कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में है, जो कि उसका स्टैंडर्ड स्टेट है. तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा, उसमें 1 मोल CH4 का बन गया, जो स्टैंडर्ड स्टेट में है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है. ऐसे केस में मिलने वाला जो एंथैल्पी चेंज है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसलिए डेफिनेशन लिखते समय एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance in its standard state is formed from elements which are in their standard states is known as standard enthalpy of formation. रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां 1 मोल लिखना जरूरी है. स्टैंडर्ड स्टेट सभी में लिखना पड़ेगा, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा. 1 मार्क का डेफिनेशन पहला. दूसरा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कंबशन का मतलब क्या होता है, कार्बन को हम जलाएंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ डेल्टा H0C इक्वल्स मिलेगा 393.5 किलोजूल पर मोल. अब इस इक्वेशन में आपको दिख रहा कौन चल रहा, कार्बन. कितना मोल चल रहा, 1 मोल, जो कि उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है. ठीक है. ऐसे केस में मिलने वाला एंथैल्पी चेंज कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसलिए डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized. Completely oxidized का मतलब होगा in presence of excess of oxygen, is known as standard enthalpy of combustion. सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे, need not to write example. क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन यहां दिया है फ्रॉम द गिवन डेटा. डेटा इज आल्सो गिवन हियर. अब इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H0R. इसको आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स
summation of delta H naught F of products minus summation of delta H naught F of reactants। इसको पढ़ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रहेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स पहला प्रोडक्ट कौन सा है Fe, कितना मोल बना 2 मोल, इसलिए 2 इंटू डेल्टा H नॉट F ऑफ Fe प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है 3 इंटू डेल्टा H F नॉट ऑफ CO2। ये दो प्रोडक्ट्स हो गए माइनस पहला रिएक्टेंट कौन सा है देखो जरा Fe2O3, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा H नॉट ऑफ F ऑफ Fe2O3 प्लस 3 इंटू डेल्टा H नॉट F ऑफ CO। इस प्रकार से आप लिखोगे। देन 2 इंटू डेल्टा H नॉट Fe, कहीं दिया है क्या वैल्यू, नहीं, तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लिया जाता है 0 प्लस रहेगा 3 इंटू CO2 का वैल्यू यहां रहेगा ओके डेल्टा H नॉट F ऑफ CO2 लेफ्ट हियर, CO2 रहेगा व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, जिसको आप यहां रखोगे माइनस 393.5, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कौन सा है Fe2O3 का वैल्यू माइनस 824 रहेगा प्लस 3 इंटू माइनस 110 रहेगा। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर माइनस 25 किलो जूल। इस प्रकार से 2 मार्क के लिए आपको आंसर लिखना है, हाफ मार्क रहेगा, हाफ मार्क इस पे रहेगा, हाफ मार्क आंसर रहेगा और यूनिट पे हाफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन यहां दिया है डेल्टा H नॉट R भी आपको दिख रहा है, इसको पढ़ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी, डिफरेंट बॉन्ड्स का बॉन्ड एंथैल्पी यहां आपको दिख रहा है। तो जब बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहता है कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, आपको याद रखना पड़ेगा डेल्टा H नॉट R इक्वल्स समेशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ reactant bonds minus summation of delta H naught of products bonds। ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा H नॉट R गिवन हियर माइनस 104। फर्स्ट रिएक्टेंट कौन सा है CH4, जिसमें कितने CH बॉन्ड्स रहते हैं 4, इसलिए यहां 4 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CH बॉन्ड प्लस दूसरा रिएक्टेंट Cl2 है जहां सिर्फ एक ही Cl बॉन्ड रहेगा, जिसके कारण लिखोगे ये हो गया रिएक्टेंट्स माइनस पहला प्रोडक्ट CH3Cl है जिसमें कितने CH बॉन्ड्स रहेंगे 3, इसलिए 3 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ CH रहेगा प्लस एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी वहां रहेगा, सो डेल्टा H नॉट ऑफ CCl रहेगा प्लस डेल्टा H नॉट ऑफ HCl भी रहेगा। अब वैल्यूज कौन सी दी है 4 इंटू CH का वैल्यू 414 प्लस CL का 243 माइनस 3 इंटू CH 414 प्लस CCl वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो वो वैसे के वैसा ही लिखना है, प्लस रहेगा HCl का 431, इस प्रकार से रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा H नॉट CCl इक्वल्स यू विल गेट हियर 330 किलो जूल पर मोल। 2 मार्क का प्रॉब्लम है, आधा मार्क फॉर्मूला, आधा मार्क ये सेकंड स्टेप पे रहेगा, देन हाफ मार्क या 330, हाफ मार्क यूनिट। Question number 13, calculate standard enthalpy of reaction SiO2s plus 3C graphite use SiC plus 2CO from the following data। 3 इक्वेशंस यहाँ दिख रहे हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली याद रखना इट इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। अब हेस लॉ की प्रॉब्लम्स लॉजिकल होते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं।
अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। जिनको समझ में आया वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद करने की कोशिश करोगे इम्पॉसिबल ही होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से लॉजिकली सॉल्व करना। सबसे पहले 3 इक्वेशंस दिए हैं, तीनों इक्वेशंस को लिखना और यहां लिखना डेल्टा एच नॉट 1, डेल्टा एच नॉट 2, डेल्टा एच नॉट 3, ऐसे 3 वैल्यूज दिए हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इसलिए हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा है, जो ऑलरेडी दिया है, दिया होने के कारण इस पे कोई क्रेडिट नहीं रहेगा। अगर दिया नहीं रहता तो वो आपको तैयार करना पड़ता, जिसपे कुछ ना कुछ क्रेडिट रहता। SiCS प्लस रहेगा 2COG। उसके बाद बेटा अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को ऑब्टेन करना है बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस। अब कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, SiO2। SiO2 कहां है, इन इक्वेशन 1। यहां SiO2 रिएक्टेंट साइड में है, इक्वेशन 1 में प्रोडक्ट साइड में है। दोनों का साइड अपोजिट होने के कारण इक्वेशन 1 का साइन देना है माइनस, इसलिए -1 रहेगा। देन हमें चाहिए 3C ग्राफाइट। सी ग्राफाइट कहां कहां है, सेकंड में सी ग्राफाइट है, थर्ड में भी है। हमें कितना चाहिए, 3C चाहिए। यहां 2C है, यहां 1C है। यहां रिएक्टेंट साइड में आपको सी ग्राफाइट दिख रहा, यहां भी रिएक्टेंट है, यहां भी रिएक्टेंट है, इसलिए 2C प्लस 1C कितना होगा, 3C। इसलिए हम यहां क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, सो दैट वी विल गेट 3C ग्राफाइट। उसके बाद अब हमें चाहिए SiC। तो SiC कहीं ना कहीं आ ही गया है या आ ही जाएगा। अब हमें चाहिए SiC एंड CO। अब देखो बेटा, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, क्योंकि हमने सभी इक्वेशंस को यूज किया है। और हेस लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको प्रिकॉशन लेनी है, हर एक इक्वेशन को यूज करना ही है। कोई भी इक्वेशन अनयूज नहीं रहना चाहिए, और हर इक्वेशन सिर्फ एक ही बार आप यूज कर सकते हो, 2-3 बार यूज नहीं कर सकते। तो देखो अब फॉर्मूला कौन सा मिल जाएगा, डेल्टा एच नॉट आर इक्वल्स रहेगा -1, -1 मतलब माइनस डेल्टा नॉट R H1 +2 मीन्स डेल्टा H नॉट R2 रहेगा प्लस डेल्टा H नॉट R3 रहेगा। अब इनकी वैल्यूज हम रखेंगे। अब हो सकता है ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है उस पे 1 मार्क का क्रेडिट रहेगा। देन वैल्यूज रखेंगे माइनस डेल्टा H नॉट पर कितना है, -911 प्लस डेल्टा H2 -221 प्लस रहेगा -65.3। इसको आप सॉल्व करोगे लॉग टेबल से, नहीं क्या जरूरत है लॉग टेबल वापरने की, डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहां मिलेगा आपको 624 किलो जूल, जिसपे 1 मार्क रहेगा, या मार्किंग स्कीम चेंज भी हो सकती है। Number 14, obtain relationship between delta G naught and equilibrium constant. Delta G naught stands for standard Gibbs energy change. 2 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिएक्शन रहेगा। A moles of A reacts with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. अब हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा, तो रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू सी। ln यहां लिखा मतलब बेस ई रहेगा, क्यू सी स्टैंड्स फॉर रिएक्शन कोशेंट, आधा मान इस पे रहेगा। देन क्यू सी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, रिएक्शन कोशेंट कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D। न्यूमरेटर में ऑलवेज प्रोडक्ट रहेगा, डिनोमिनेटर में ऑलवेज रिएक्टेंट रहेगा। देन कंडीशन लिखना एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो डेल्टा G इक्वल्स 0, हाफ मार्क इस पे रहेगा। इक्विलिब्रियम पे याद रखना डेल्टा G इक्वल्स 0 एंड QC इक्वल्स KC, इस पे आधा मार्क रहेगा। हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, 1.5 मार्क पे यहां तक हो गया है। अब QC इक्वल्स KC, KC क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये वैल्यू हम यहां पुट अप करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल्स डेल्टा G नॉट प्लस रहेगा आर टी लॉग KC। देन डेल्टा G नॉट का इसको शिफ्ट करते हैं तो ये रहेगा प्लस का होगा माइनस आर टी ln KC।
डेल्टा जी नॉट। अब यहाँ बेस ई है, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि लॉग टेबल में जो वैल्यूज दी है आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। अब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते समय कन्वर्जन फैक्टर यूज करना 2.303 आर टी लॉग के सी टू द बेस 10, इस पे आधा मार्क। नंबर 15, गिव टू स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव इट्स फॉर्मुलेशन। 5 स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ के एक्चुअली दिए गए हैं, उनमें से 3 आपके सिलेबस में है, कोई भी 2 लिखना है 2 मार्क के लिए। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, जिसके कारण उसकी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। जब आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो यूनिवर्स का भी कांस्टेंट रहेगा। फॉर्मुलेशन हमें लिखना है, फॉर्मुलेशन क्या रहेगा फर्स्ट लॉ का? डायरेक्टली लिखना डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, भर डेल्टा यू रहेगा, सिग्निफिकेंस लिख के रखिए, हो सकता है वेटेज कभी दिया जाएगा। इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू क्या रहेगा? एनर्जी एक्सचेंज, हीट एनर्जी एक्सचेंज बेटर वे आप यहां लिखोगे। डब्ल्यू रहेगा वर्क डन। 2 स्टेटमेंट पे 2 मार्क्स रहेंगे और 1 मार्क इस फॉर्मुलेशन पे रहेगा, या हाफ हियर हाफ सिग्निफिकेंसेस ऑफ एनी 2 टर्म्स, ऐसा भी हो सकता है। Number 16, state and explain his law of constant heat summation। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, किस प्रकार से आंसर लिखोगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना। हिज लॉ के 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिखोगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज equal to sum of enthalpy changes of individual steps in a reaction। 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे। एग्जांपल मस्ट है, एग्जाम्पल में हम लेंगे द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, जो 2 प्रकार से हम कैरी आउट करेंगे। पहला, इससे पहले लिखेंगे इन 1 स्टेप। अब एक स्टेप में अमोनिया कैसे बनेगा, तो N2G प्लस 3H2G यूज 2NH3G डेल्टा H इक्वल्स माइनस 92.2 किलो जूल। ये आपको मकअप करना पड़ेगा, वैल्यूज अच्छे से याद करनी पड़ेगी। इन 2 स्टेप्स सेम रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे इन 2 स्टेप्स, A B ऐसे रहेगा। फर्स्ट स्टेप में N2G प्लस 2H2G यूज N2H4G, ये पहला स्टेप है। डेल्टा H1 रहेगा प्लस 95.4 किलो जूल। और सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, जो फर्स्ट स्टेप में बना N2H4 प्लस H2G 2NH3G रहेगा। डेल्टा H2 आप लिखोगे माइनस 187.6 किलो जूल। अब इन 3 वैल्यूज को आप अच्छे से याद करके रखोगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। देन क्या करना है, A प्लस B दोनों को ऐड करना है, सो दैट वी विल गेट N2G प्लस 2H2 प्लस 1H2 कितना होगा, 3H2G होगा। N2H4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 2NH3G। बाद में यहाँ लिखेंगे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इक्वल्स 95.4 माइनस 187.6, हमें मिलेगा माइनस 92.2
दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल प्रूफ रहेगा या एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी रहेगी ऑफ हेस लॉ। आप यहाँ थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल प्रूफ लिखेंगे। 2 मार्क का रहेगा, यहाँ पे आधा मार्क, इस पे आधा मार्क, इस पे आधा मार्क और इस पे हाफ मार्क, ऐसे टोटल 3 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर following reactions are spontaneous or not, further state whether they are exothermic or endothermic। ए और बी ऐसे 2 केसेस यहाँ पे दी गई है, 3 मार्क की ये प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सॉल्व करोगे। अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं हम कैसे डिसाइड करते हैं, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला फिक्स्ड है, याद करके रखना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है, -110 माइनस टी, टेम्परेचर गिवन हियर 400 इनटू डेल्टा एस का वैल्यू जूल में दिया है, उसको किलो जूल में करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज, इसको आप सॉल्व करोगे तो -126 किलो जूल, आधा मार्क इस वैल्यू पे रह सकता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो डेल्टा जी पॉजिटिव की नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, नेगेटिव पूरा लिखोगे इस प्रकार से, शॉर्टकट कहीं भी नहीं लेना है। डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इस पे आधा मार्क रहेगा। देन बाद में लिखना है वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो इसके इसमें आप लिखोगे सिंस डेल्टा एच, डेल्टा एच का साइन क्या है, देखिए डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसे रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, इस पे आधा मार्क, ऐसे 1.5 मार्क पहले केस पे हो गया। अब सेकंड केस में भी इसी प्रकार से लिखना है आपको, डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच कितना है, +50 किलो जूल रहेगा, माइनस टेम्परेचर 250 रहेगा, इनटू डेल्टा एस का वैल्यू जूल में दिया है, उसको आप किलो जूल में करोगे 10⁻³ ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा +82.5 किलो जूल। अब यहाँ डेल्टा जी का साइन क्या मिल गया, सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसलिए रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच का साइन क्या है, उसी प्रकार से वर्डिंग लिखना है, सिंस डेल्टा एच इज, डेल्टा एच कहाँ है, सेकंड में पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव रहता है रिएक्शन क्या रहेगा, इज एंडोथर्मिक। इस प्रकार से देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस किए हैं, इन सबको आप अच्छे से याद करके रखोगे। सिर्फ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ही मत देखना इन्हें, रिवीजन के तौर पे भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ताकि कम से कम समय में आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। थैंक यू।